हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ टीएस के सैनी क्लासेज में। आइए फ्रेंड्स, जैसे अपना जो फोर्थ पार्ट था इंडक्शन मोटर के जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे, तो उसका फोर्थ पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं आज अपन उसको। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अपन पास यानी कि जैसे पहले पार्ट बनाया था उसमें आधे क्वेश्चन अधूरे रह गए, तो इसको स्टार्ट करते हैं आज का, यानी कि पेशरा क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन अपने पास से, यानी क्वेश्चन नंबर 66 था अपना। ठीक है, तो यानी कि क्या पूछा गया है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि क्या पूछा है 3 फेज इंडक्शन मोटर डेल्टा में कनेक्टेड करने पर, यानी कि संयोजन करने पर 42 एम्पीयर धारा देती है। यदि मोटर के संयोजन स्टार पद्धति में किया जाए तो धारा होगी। क्या करना है फ्रेंड्स, यानी कि पहले किस में चेंज हो रही है, डेल्टा में, अब किस में चेंज करना है, अपने स्टार पद्धति में चेंज करनी है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे करना है अपन को, यानी कि स्टार पद्धति में। जैसे अपने पास यानी कि क्या होता है, अपने पास जो कनेक्शन होता है डेल्टा स्टार एंड डेल्टा दो कनेक्शन होता है। ठीक है, तो अपने पास इसमें क्या होती है, जो जैसे अपने पास बात करें कि इसमें अपना जो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बारे में बात करें। जैसे अपने पास यहाँ क्या होता है कि फेज वोल्टेज यानी क्या होता है इधर कि लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है अपने पास, यानी कि रूट, यानी क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि रूट 3, ये तो स्टार कनेक्शन हो जाएगा, और एक किस में हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि ये डेल्टा कनेक्शन की बात करेंगे इधर, रूट 3 VPH हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, लाइन करंट यानी कि IPH के बराबर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इधर अपने पास डेल्टा में क्या हो जाएगा इधर कि VL बराबर VPH होता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वाइंडिंग में अपने पास फिक्स वोल्टेज हो, यानी कि लाइन वोल्टेज के बराबर होता है प्रत्येक वाइंडिंग। जैसे और इधर लाइन करंट क्या होती है फ्रेंड्स, यानी कि लाइन करंट क्या होती है, रूट 3 इंटू लाइन करंट, यहाँ पर आई फेज करंट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ यानी कि अपना जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो प्रत्येक कुंडली में क्या होती है अपने पास, यानी कि कितनी लाइन करंट का होता है। अगर आपके पास यहाँ फेज वोल्टेज पूछे तो क्या करोगे आप, VL बटा रूट 3 का, यानी कि रूट 3 को इधर भेज दोगे अगर फेज वोल्टेज पूछे। अगर लाइन वोल्टेज पूछे तो क्या होता है अपने पास, यानी कि प्रत्येक वाइंडिंग में लाइन वोल्टेज क्या होता है, रूट 3 इंटू VPH होता है। और इसी प्रकार करंट के पूछे तो क्या होता है करंट अपने पास, यानी कि लाइन करंट बराबर क्या होता है IPH, यानी कि क्या होता है कि लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है। यानी कि स्टार कनेक्शन क्या होता है, लाइन करंट और फेज करंट क्या होती है, बराबर होती है। इसी प्रकार आप डेल्टा में बात करो तो डेल्टा में जो प्रत्येक वाइंडिंग में होती है तो उसमें क्या होता है वोल्टेज, प्रत्येक वाइंडिंग में जो वोल्टेज होता है क्या होता है फेज, यानी कि फेज वोल्टेज के बराबर होता है। यानी कि अपने पास लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, यानी कि प्रत्येक वाइंडिंग क्या होता है, बराबर होता है। अब अगर आप करंट की बात करोगे वहाँ पर, तो करंट क्या होती है, यानी कि जो प्रत्येक वाइंडिंग में करंट क्या होती है वो रूट 3 फेज करंट के बराबर होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, यानी रूट 3 गुना फेज करंट के बराबर होती है, यानी कि लाइन करंट की बात करें तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास यानी कि पूछा गया इस फॉर्मूले से करेंगे अपन कि अपने पास पूछा गया है यानी कि डेल्टा से स्टार में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे अपने यहाँ पर, यानी कि पूछा गया अपने पास यानी कि डेल्टा से, तो डेल्टा में क्या होता है करंट का फॉर्मूला, यानी कि IL बराबर रूट 3 क्या होता है फेज करंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पास पहले क्या निकालेंगे, अपने पास लाइन करंट का मान निकालेंगे। तो लाइन करंट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपने, यानी कि लाइन करंट में क्या करेंगे अपने पास, यानी कि इसके बराबर मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर फेज करंट निकालेंगे यहाँ पर, तो फेज करंट बराबर क्या हो जाएगा, लाइन करंट अपॉन रूट 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पास यानी कि अपना यहाँ पर भाग लगाएंगे, इधर किस में लगाएं अपने पास, यानी कि कितनी यहाँ पर जो करंट दे रही है, यानी मोटर डेल्टा में कनेक्ट करंट दे रही है कितनी यहाँ पर 42 एम्पीयर। तो यहाँ पर हमारे पास यानी कि क्या करेंगे 42 एम्पीयर में अपन किसका भाग लगाएंगे, रूट 3 का भाग लगाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर लाइन करंट, यानी कि फेज करंट के मान आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इसको आगे इधर लेता हूँ मैं इसको, तो अपने पास इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, यानी कि अपने पास यानी IPH यानी कि लाइन करंट फेज करंट बराबर 42 एम्पीयर बटे क्या करेंगे, यानी कि एक रूट 3 का मान क्या हो जाएगा 1.732। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, यानी कि 24 एम्पीयर के लमसम आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, यानी कि जो फेज करंट आएगी कितनी आएगी फ्रेंड्स, यानी कि 24 एम्पीयर, यानी कि पॉइंट में कुछ आएगा। तो आप इसको इस प्रकार सोल्व कर सकते हो, 24 एम्पीयर के लमसम आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगा सकते हो। यानी कि देखो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज क्योंकि हमारे पास कितना है वहाँ पर 24 पॉइंट के कुछ करीब करीब आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि देखो यहाँ पर तो 28 दे रखा है और इधर क्या दे रखा है 21। तो फ्रेंड्स हमारे पास यानी बात करें तो 21 एम्पीयर तो हो नहीं सकता, मगर क्या
अनुसार थोड़ा बहुत ज़्यादा मान ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 28 एम्पेयर के लमसम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास यहाँ आंसर कितना आया कि 24 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करके देखना कि कितना आ रहा है लमसम। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर यानी कि एक 3 फेज 440 वोल्ट 5 HP मोटर पूर्ण भार धारा यानी कि पूर्ण भार धारा ज्ञात कर लिया अपने को। किसकी बात करनी यानी कि एक 3 फेज 440 वोल्ट 5 HP की मोटर है। ठीक है, तो हमारे पास यानी करंट यानी क्या होता है करंट P बराबर क्या होता है फ्रेंड्स यानी कि VI होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात अपन को क्या ज्ञात करनी है यहाँ पर करंट ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है फ्रेंड्स यानी कि पूर्ण भार धारा ज्ञात करनी। तो पूर्ण भार धारा ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप यहाँ पर पावर में वोल्टेज का भाग लगाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर पावर HP में दे रखी, तो एक HP में अपने पास कि एक HP में कितना वाट होता है। ठीक है, तो HP दो प्रकार से होती है, एक तो ब्रिटिश HP एक होती है मीट्रिक HP। तो अपने पास यानी कि ब्रिटिश HP में कितना होता है, ब्रिटिश HP एक HP में कितना होता है 746 वाट होता है। ठीक है, अगर आप मीट्रिक की बात करो तो एक HP में कितना होता है 735.5 वाट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो किस में होता है, ये तो होता है मीट्रिक में, ये तो किस में होता है फ्रेंड्स यानी कि ये तो होता है मीट्रिक में 735.5 वाट, और एक होता है ब्रिटिश में 746 वाट। ये किस में होता है ब्रिटिश में, यानी कि एक HP की वैल्यू कितनी होती है 746 वाट, वो किस में होती है ब्रिटिश में, और एक HP की मीट्रिक की बात करें तो किस में होती है 735.5 वाट में, यानी कि ये किस में होती है मीट्रिक में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन को क्या निकालना है यहाँ पर यानी करंट निकालनी है, यानी कि लोड करंट निकालनी। तो यहाँ क्या हो जाएगा आई बराबर पावर कितनी देर की अपने पास यानी कि पावर कितनी देर की अपने इसमें 5 HP, तो 5 को किससे गुणा करोगे या तो 746 से गुणा कर दो 746, फिर किसका भाग लगाना है अपना वोल्टेज, वोल्टेज कितना है अपने पास यानी कि 440 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका भाग लगाओगे तो लमसम आंसर आएगा अपना यानी कि 8 एम्पेयर। कितना आएगा फ्रेंड्स यानी कि 8 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सोल्व करके देखना, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आ जाएगा पॉइंटों में। अगर आप 735 रखोगे तभी पॉइंटों में थोड़ा बहुत लमसम अंतर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मास यानी कि एक 3 फेज 50 टच इंडक्शन मोटर की पूर्ण भार पर गति 1450 RPM है, तो इस मोटर के स्टेटर क्षेत्र के रोटर के सापेक्ष गति क्या होगी। फ्रेंड्स क्या पूछा गया यहाँ पर यानी कि 3 फेज 50 टच इंडक्शन मोटर की पूर्ण भार गति कितनी 1450 RPM में, तो इस स्टेटर की गति यानी कि सिंक्रोनस गति और स्टेटर की गति क्या होती है बराबर होती है। तो अपने पास यानी कि अपने पास 1450 RPM ले रखा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर बात करोगे तो किस प्रकार यानी कि किस प्रकार अपन लोग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास यानी कि बात करें यहाँ पर यानी कि NS सिंक्रोनस स्पीड और स्टेटर स्पीड क्या होती है, यानी कि जैसे हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड और इंडक्शन मोटर की स्टेटर स्पीड क्या होती है बराबर होती है। ठीक है, तो हमारे पास यानी बात करें यहाँ पर कि 1450 RPM ले रखा है, तो फ्रेंड्स है तो किसकी यहाँ पर रोटर स्पीड यानी पूर्ण भार गति यहाँ पर, तो अपने पास यहाँ पर ज्ञात करें कि अपने पास स्टेटर स्पीड के कितनी होगी, हमने ये RPM ज्ञात करना है यहाँ पर अपन को। यहाँ पर आप इस प्रकार कर सकते हो कि अपने पास जैसे यानी कि 1450 RPM कितने पोलों में बराबर होती है, और यहाँ 50-60 देर की, तो अपने पास जो 4 पोल होता है इंडक्शन मोटर में 4 पोल पे कितनी स्पीड होती है अपने यहाँ पर 1500 RPM होती है, यानी 50-60 हो जिसे अपने पास निकालें यहाँ पर कि NS बराबर 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है 50-60 बटे 4 पोल रखी, तो कितने बार करें फ्रेंड्स यानी कि 4 × 12, तो कितने के फ्रेंड्स यानी कि 1500 RPM हो गए, यहाँ पर कितने हो गए 1500 RPM हो गए। ठीक है, तो अपने पास यानी कि इधर लिख लो RPM कितना हो गया 1500 RPM हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास यानी कि 1500 RPM कितने हैं यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड है, किसके लिए आई 4 पोल के लिए सिंक्रोनस स्पीड कितनी 1500 RPM। तो पास यानी कि क्या दे रही है यहाँ पर मोटर की पूर्ण भार गति दे रखी है, तो यहाँ पर पूछा गया सापेक्ष गति यानी कि दोनों का अंतर पूछा गया है, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का अंतर पूछा गया है यहाँ पर, तो क्या करेंगे यहाँ पर यानी कि NS माइनस NR हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो NS कितना है अपने पास कितना है यहाँ पर 1500 RPM, क्योंकि अपने पास यानी कि 1450 RPM दे रखा है और 3 पेज 50-60 दे रखा है, क्योंकि ये किसके लमसम होगा 4 पोल के लमसम होगा। मगर अपने पास यहाँ पर इस प्रकार यानी कि इसको इसे ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अपना स्लिप नहीं दे रखी
और अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर स्लिप नहीं दे रही, यार स्लिप देनी होनी चाहिए या फिर अपने पास पोलों की संख्या देनी होनी चाहिए, दोनों में से कुछ होना चाहिए, तब अपने पास डिपेंड्स फाइंड नहीं कर सकते। परंतु अपने पास यानी कि अपने को पता है कि ये 1450 आरपीएम या 1500 आरपीएम कितने पोलों पर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करोगे 1500 आरपीएम माइनस कितना करोगे 1450 आरपीएम, तो डिफरेंस कितना का फ्रेंड्स, यानी कि सापेक्ष पूछा गया है, यानी कि दोनों का अंतर पूछा गया है, तो सापेक्ष कितना हो जाएगा 50 आरपीएम, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है 50 आरपीएम। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि सापेक्ष यानी दोनों का अंतर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यानी कि इंडक्शन मोटर में वायु अंतराल की लंबाई कम करने से क्या होगा, यानी कि पूछा गया अपने पास, यानी कि वायु लंबाई यानी कि वायु अंतराल की लंबाई कम करने से क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अपने पास यानी कि जैसे अपने पास कि कोई मशीन है, इस प्रकार मशीन, तो अपने पास यानी कि इसमें अपने पास जो रोटर होता है, यानी कि रोटर होता है, तो अगर अपने पास इसमें जो फिनिश कटे होते हैं, यानी कि जिससे इसका यानी कि अपने पास क्या बनाते हैं, इसकी बनाते हैं इनको, तो अपने पास यानी कि इसके बीच में अगर वायु अंतराल यानी कि पूछा गया है कि वायु अंतराल की लंबाई कम कर दे, यानी कि वायु अंतराल कम कर दे तो क्या होगा। तो अपने अपने पास सीधी सी बात है कि वायु अंतराल कम होने पर अपना पावर फैक्टर क्या होता है, उसमें सुधार होता है, यानी कि पावर फैक्टर बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोटर का निविष्ट शक्ति बढ़ेगी, ये भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे पूछ रहा है अपने पास कि मोटर की दक्षता, ये भी नहीं यानी प्राइमरी लागू है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे अपन, ऑप्शन नंबर ए को देंगे, यानी पावर फैक्टर में सुधार होता है। ठीक है, यानी कि एयर गैप कम करने से, एयर गैप की लंबाई कम करने से पावर फैक्टर में सुधार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, यानी कि शून्य लोड पर इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होगा, यानी कि लगभग कितना होगा शून्य लोड पर, यानी कि शून्य लोड की बात करें, अगर लोड की बात करता है तो क्या होता है हमारे पास, यानी कि 0.8 पश्चगामी होता है, यानी कि 0.8 पश्चगामी, यानी कि क्या होता है लेगिंग होता। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है शून्य लोड पर, क्या पूछा गया है, यानी कि शून्य लोड पर, तो फिर अपने पास क्या करेंगे कि पावर फैक्टर थोड़ा कम लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा अपने पास 0.2 पश्चगामी होगा, यानी लीडिंग तो होगा, क्योंकि पावर फैक्टर में से क्या होता है यहाँ पर इंडक्शन मोटर में लीडिंग ही होता है, तो अपने पास क्या होगा यहाँ पर शून्य लोड पर 0.2 लीडिंग होगा, 0.2 लीडिंग यानी कि लेगिंग होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि लेगिंग होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर लोड की स्थिति में होता है, यानी लोड होता है तब क्या लगाते हैं अपन 0.8 से कम, यानी कि लीडिंग लोड लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक इंडक्शन मोटर की पूर्ण भार 40 एम्पीयर, यानी पूर्ण भार धारा 40 एम्पीयर है, यानी कि एक इंडक्शन मोटर की पूर्ण भार धारा कितनी 40 एम्पीयर है, तो मोटर शून्य लोड पर धारा होगी, यानी कि मोटर की शून्य लोड पर धारा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या पूछा गया शून्य लोड की धारा पूछी गई, तो अपने पास यानी कि जो अपने पास जैसे कि नो लोड करंट कितनी होती है फ्रेंड्स, यानी कि कितनी होती है 6 से 12%, यानी कितनी होती है फ्रेंड्स, यानी कि 12 से लगभग अपने पास यानी नो लोड करंट ज़्यादा होती है थोड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, सब पास यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये पूछा गया है नो लोड करंट की बात करें, नो लोड करंट कितनी हो जाएगी यहाँ की 40 एम्पीयर, तो उसी हम पास नो लोड करंट की बात करें तो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, यानी कितनी हो जाएगी 12 से 20%, यानी 12 से 20 एम्पीयर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 से 20 एम्पीयर यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी करंट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी क्या करें अपने पास जैसे क्या निकाले अपने पास, यानी 40 का क्या निकाले 5% निकाले तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि इधर 0 0 काट दिया, कितना हो गया अपने पास, यानी कि कितने हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 12 से 20 एम्पेयर हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अपने पास, यानी कि एक इंडक्शन मोटर की गति परिवर्तन की विधि है, यानी गति परिवर्तन करने की विधि क्या होगी फ्रेंड्स, यानी कि अपने पास यानी कि फ्लक्स नियंत्रण, यानी फ्लक्स नियंत्रण अपने पास गति परिवर्तन करनी है यहाँ पर, यानी कि आप बात करो गति परिवर्तन, यानी क्या कर सकते हैं अपन, यानी कि ध्रुवों की संख्या बदलकर यहाँ पर गति परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो इंडक्शन मोटर होती है तो उसके ध्रुवों की संख्या परिवर्तित कर अपन क्या कर सकते हैं, गति परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अपने पास, यानी कि एक इंडक्शन मोटर की सप्लाई एवं सप्लाई आवृत्ति दोनों परिवर्तित कर आदि करने पर क्या होगा, क्या पूछा गया फ्रेंड्स, यानी कि एक इंडक्शन मोटर यानी एक इंडक्शन मोटर की सप्लाई आवृत्ति दोनों परिवर्तित कर आदि करने पर क्या होगा, यानी कि अपने पास यानी कि सप्लाई आवृत्ति और यानी कि जो अपने पास जो फ्रीक्वेंसी होने और सप्लाई फ्रीक्वेंसी को आदि कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, तो अपने पास यानी क्या होगा, यानी कि टॉर्क तो क्या होगा बलागुण क्या होगा अपरिवर्तित रहेगा, क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि दोनों चीज़
परिवर्तित करने पर क्या हो जाएगा, बलागुण क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि बलागुण अपरिवर्तित, उच्चतम बलागुण क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास, यानी कि एक इंडक्शन मोटर में विकसित उच्चतम बलागुण की समीकरण क्या होगी। यानी क्या पूछा गया है, एक इंडक्शन मोटर में उच्चतम बलागुण की समीकरण क्या होगी। फ्रेंड्स हमारे पास यानी टॉर्क की समीकरण क्या होती है हमारे पास, यानी कि टॉर्क मैक्सिमम है, यानी कि के वोल्टेज, यानी के E2 का होल स्क्वायर, यानी कि स्लीप के E2 का होल स्क्वायर इंटू स्लीप बटे 2R2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, परंतु यहाँ पर क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया आगे से, यानी कि मोटर प्रारंभिक बलागुण बढ़ाने के लिए रोटर प्रतिरोध R2 को रोटर के प्रतिघात X2 के तुल्य रखा जाए तो इस स्थिति में मोटर का प्रारंभिक बलागुण क्या होगा। फ्रेंड्स यानी क्या कर रखा है यहाँ पर, जो X2 है वो किसके तुल्य है, यानी कि R2 के तुल्य। तो अपने पास क्या होता है कि R2 बराबर X2 कब होता है, जब स्लिप का मान क्या हो फ्रेंड्स, यानी कि स्लिप का मान क्या हो फ्रेंड्स, यानी कि स्लिप का मान 1 हो, तब क्या होता है मेरे पास, यानी कि 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा मेरा R2 बराबर X2 हो जाएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, स्लिप का मान 1 हो तो क्या होता है R2 बराबर X2 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी क्या हो जाता है यहाँ पर स्लिप का मान 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे, स्लिप का मान 1 लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्लिप का मान अगर आप 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सूत्र तो वो का वही रहेगा, परंतु यहाँ क्या करना है हमको, थोड़ा सा चेंज करना है, यानी कि स्लिप की जगह 1 रखना है। ठीक है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई रखेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसको हटा दो और बाकी वैसे वैसे रहने दो। तो कौन सी कंडीशन बट रहा है यहाँ पर, यानी कि इसी कंडीशन बट रहा है, तो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास, यानी कि इंडक्शन मोटर की गति शून्य से पूर्ण भार गति तक प्राप्त होने तक मोटर की स्लिप क्या रहेगी। यानी क्या रहेगा, यानी कि मोटर की गति शून्य से पूर्ण भार तक गति प्राप्त करने होने पर मोटर की स्लिप क्या होगी। यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि स्टार्टिंग से शून्य बार से स्टार्टिंग से और गति प्राप्त करने पर स्लिप का मान क्या होगा। तो स्लिप क्या हो जाएगी, यानी कि क्या करेगी, स्टार्टिंग से क्या करेगी, स्टार्ट होगी क्या आ रही एंड में आ रही, तो क्या हो जाएगा, यानी कि स्लिप का मान कम हो जाएगा, यानी कम होती जाएगी। फिर तो क्या होगी, यहाँ स्लिप बढ़ेगी, फिर क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। पूर्ण भार पर बोलेंगे, यहाँ पर पूर्ण भार पर गति तक प्राप्त होने तक मोटर की स्लिप क्या रहेगी। तो पूर्ण भार गति प्राप्त होने तक मोटर स्लिप क्या रहेगी, कम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंक्रोनस मोटर यानी कि एक तुल्यकालिक गति पर इंडक्शन मोटर की स्लिप क्या होगी। यानी कि तुल्यकालिक गति पर इंडक्शन मोटर की स्लिप क्या होगी, यानी कि तुल्यकालिक गति क्या होती है, NS बराबर अगर NR हो जाए तो स्लिप का मान क्या होगा। तो स्लिप का मान क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि 0 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रतिकला प्रतिरोध कितना है, 0.2 ओम है तथा स्थिरांक प्रतिघात रिलक्टेंस प्रतिकला 0.2 ओम है। क्या पूछा गया, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रतिकला प्रतिरोध कितना है, 0.2 ओम है तथा स्थिरावस्था में प्रतिघात कितना है, स्थिर अवस्था में प्रतिघात कितना है, 0.1 ओम है। तो प्रारंभिक बलागुण और प्रारंभिक बलागुण का उच्चतम प्राप्त करने हेतु रोटर की परिपथ में आवश्यक बाह्य प्रतिरोध होगा। यानी कि रोटर में प्रतिरोध के लिए यानी बाह्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन को निकालना है, कैसे निकालोगे फ्रेंड्स, यानी कि बाह्य प्रतिरोध निकालना है अपन को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोटर का बाह्य प्रतिरोध निकालने क्या हो जाएगा यहाँ पर कि R2 बटा X2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि R2 बटा X2 हो जाएगा। तो बाह्य प्रतिरोध निकल जाएगा, R2 कितना है यहाँ पर 0.2 है और यहाँ पर कितना दे रहा है हमारे पास X2 का मान, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हम पास यहाँ बात करें कि जैसे हम पास यहाँ बोला कि बाह्य प्रतिरोध मानो कि बाह्य प्रतिरोध कितना है, R ओम का मान लेते हैं अपना, R ओम का ये क्या लग रहा है अपना यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध लग रहा है। ठीक है, तो प्रति कला रोटर का प्रतिरोध कितना दे रहा है, यानी कि प्रति कला रोटर का प्रतिरोध कितना दे रहा है, R2 बराबर यानी मानो 0.02 प्लस क्या करोगे, इस R को यहाँ पर ऐड कर दो, इसको R छोटा लिख दो यानी कैपिटल R, यानी कि स्मॉल R लिख दो, इसको क्या लिख दो यहाँ पर स्मॉल R, इसमें ऐड कर दो। ठीक है, यानी कि R2 का प्रतिरोध कितना हो गया, यानी कि 0.02 प्लस R ओम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछा गया यानी कि प्रारंभिक प्रतिकला रोटर प्रतिरोध हो गया ना फ्रेंड्स, यानी कि प्रतिकला ठीक है, यानी कि प्रतिकला रोटर प्रतिरोध हो गया। और अपने पास पूछना है प्रारंभिक उच्चतम बलागुण के लिए
यानी प्रारंभिक उच्चतम बलागुण के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि R2 बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि X2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास यानी क्या दे रखा अपने पास, यानी कि क्या चीज़ें दे रखी है अपने यहाँ पर, इसको मैं दोबारा सोल्व कर देता हूँ इधर से। यानी कि अपने पास R2 बराबर क्या होता है, X2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास, R2 कितना है यहाँ पर 0, यानी कि R2 के बराबर जो वैल्यू आई थी वो अपने पास क्या आई थी, प्रतिक्रिया रोटर प्रतिरोध कितना था, प्रतिक्रिया रोटर प्रतिरोध कितना था, R2 बराबर 0.02 प्लस R था, ये था अपने पास प्रतिक्रिया प्रतिरोध। ठीक है, फिर अपने पास यानी प्रारंभिक उच्चतम बल आघूर्ण के लिए X2 बराबर यानी कि R2 बराबर X2 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास X2 कितना है यहाँ पर 0.02, ठीक है, प्लस कितना है R बराबर कितना है अपने पास, यानी कि आगे बोला गया इसमें किस सवाल में बोला गया है फ्रेंड्स, हम लोग कितना करेंगे यहाँ पर सवाल में दिया गया है बस 0.1, कितना दिया है 0.1 दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करोगे, जब इसको इधर पक्षांतरण करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, यानी कि R बराबर 0.1 माइनस 0.02 करोगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स अपने पास, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है कितनी बचेगी 0.08। ठीक है, कितना बचा यहाँ पर 0.08 ओम बच जाएगा अपना। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो क्या बोला गया इसने कि अपने पास यानी माना कि बाई प्रतिरोध कितना मान लिया अपने R मान लिया, फिर उस में प्रतिक्रिया यानी कि प्रतिक्रिया का प्रतिरोध कितना निकाला हमने, प्रतिक्रिया प्रतिरोध का मान कितना निकाला, यानी कि R2 बराबर 0, यानी कि जो प्रतिरोध दे रखा था ना रोटर का प्रतिरोध, तो उसको प्लस किसना कि यानी कि बाह्य प्रतिरोध में ऐड किया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध माना था अपने, बाह्य प्रतिरोध इसमें इसके साथ क्या किया ऐड किया। ठीक है, फिर क्या पूछा अपने पास, यानी प्रारंभिक प्रतिरोध रोटर प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि स्टार्टिंग में क्या होता है, यानी कि R2 बराबर X2 क्या होता है इसका बराबर होता है। ठीक है, तो अपने पास R2 कितना है, अपने पास R2 क्या लिखा यहाँ पर 0.02 प्लस R लिखा बराबर X2 कितना था अपने पास, X2 कितना है यहाँ पर 0.01। ठीक है, यानी कि 0.1 है तो यहाँ लिख दिया अपना। ठीक है, तो अपने पास इंटरनल यानी कि आंतरिक प्रतिरोध निकालना था अपने को, क्या निकालना था फ्रेंड्स, आंतरिक नहीं, यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध निकालना है। तो बाह्य प्रतिरोध बराबर मैंने क्या कर दिया, इसको इधर पक्षांतरण कर दिया, तो 0.1 में से 0.02 को घटाया तो कितना बचा यहाँ पर 0.08 ओम बचा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी ए आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है बस अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 78 क्वेश्चन पूछा गया है, इंडक्शन मोटर में स्लॉट की संख्या अधिक होने पर क्या पूछा गया, यानी कि स्लॉट की संख्या अधिक होने पर अगर स्लॉटों की संख्या आप कम रखते हो तो क्या होगी, ओवरलोड की क्षमता क्या होती है कम होगी अगर स्लॉटों की संख्या कम रखते हो। परंतु यहाँ पर क्या लिखा गया है कि स्लॉटों की संख्या अधिक होने पर अगर अधिक होगी तो प्लक्स ज़्यादा उत्पन्न होगा, तो क्या होगा अपने पास, यानी कि ओवरलोड होने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि अपने पास ये ओवरलोड कम होगी, मोटर क्या होगी ओवरलोड कम होगी। और यहाँ पर क्या होगा, अगर कम रखते हो तो ओवरलोड मोटर ओवरलोड होने की क्षमता ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर चुंबकीय प्लक्स कमजोर होगा। और यहाँ पर क्या अधिक टर्न रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो चुंबकीय प्लक्स उत्पन्न होगा ना वो क्या होगा मजबूत होगा, तो क्या होगा कि ओवरलोड क्षमता से रक्षा करें, यानी कि ओवरलोड क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बस, यानी कि इंडक्शन मोटर में शॉर्ट वायु गैप आवश्यक है, यानी कि शॉर्ट यानी कि क्या कम से कम वायु गैप आवश्यक है, यानी कि क्या बस कि वायु गैप कम रखने के लिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी पावर फैक्टर उत्तम होगा। एक तो क्या होगा, अगर आप वायु गैप यानी कि एयर गैप कम रखते हो, क्या कम रखते हो फ्रेंड्स, यानी कि एयर गैप कम रखते हो तो क्या होगा फ्रेंड्स, एक तो क्या होगा कि पावर फैक्टर उच्चतम होगा, और एक क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि ओवरलोड क्षमता बढ़ती है, यानी कि ओवरलोड होने की क्षमता बढ़ती है। तो क्या होगा यहाँ पर, यानी कि क्या होगा देखो अपने पास ऑप्शन में मिलान करो यहाँ पर, एक तो ओवरलोड क्षमता बढ़ती है, ठीक है, और एक क्या होगा अपने पास, यानी कि पल्सेस हानियाँ कम होती है और नॉइस कम होता है और पावर फैक्टर उत्तम होता है। तो इंडक्शन मोटर में शॉर्ट गैप वायु गैप आवश्यक है। अगर आप वायु गैप ज़्यादा रखते हो तो क्या होगा, ओवरलोड होने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अपने पास ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ क्या लगते हो अपने पास शॉर्ट वायु गैप यानी कम से कम वायु गैप रखते हो तो क्या होगा, यहाँ पर पावर फैक्टर उत्तम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया अपने पास कि इंडक्शन मोटर में वायु गैप आवश्यक है, यानी कि वायु गैप क्या होना चाहिए आवश्यक है, तो पावर फैक्टर उत्तम होने के लिए वायु गैप होना आवश्यक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बस, यानी कि डबल केज रोटर में बाई केज का क्या, यानी डबल केज रोटर होता है जिसके पास, यानी कि डबल केज रोटर होता है किस प्रकार होता है, डबल केज रोटर मान लो ये अपने पास डबल केज रोटर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अंदर वाले केज है, ठीक है, और इसमें बाय वाले केज है। ठीक है,
फ्रेंड्स अपने पास यहाँ क्या होता है कि अपने पास जो आउटर केज होते हैं और इनर केज होते हैं, तो यहाँ पर डबल केज मोटर होती है। तो दो प्रकार केज होते हैं, एक तो होते हैं जैसे अपने पास एक इनर केज है, ये इनर केज माना अपन। तो इनर केज में क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि इनर केज में क्या होता है, कॉपर की बार यूज लेते हैं। किसी बार लेते हैं अपने पास कॉपर की बार, अपन क्या लेते हैं इसमें यूज लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कॉपर की बनाई जाती हैं और इसमें क्या होता है कि लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि आर का मान क्या होता है, लो होता है। और इसमें क्या होता है, ये रिलेक्टेंस क्या होता है, यानी कि एक्सेल की बात करूँ मैं, एक्सेल क्या होता है, हाई होता है। यानी कि लो रिलेक्टेंस यानी कि लो रेजिस्टेंस हाई रिलेक्टेंस होता है। किस में होता है, ये अंतर वाले यानी कि इंटरनल पार्ट में होता है, ठीक है। जैसे बात करूँ मैं आउटरनल पार्ट की यानी कि बाह्य भाग की, तो आउटर केज में क्या होता है, यानी कि इसमें क्या लेते हैं, यानी एल्यूमिनियम या पीतल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम या फिर ब्रास के, यानी पीतल मतलब ब्रास के बने होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है, यानी कि रेजिस्टेंस तो क्या होता है फ्रेंड्स, हाई होता है। और रिलेक्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, उनकी रिलेक्टेंस लो होता है। तो यहाँ आपको पूछा गया कि डबल गेज रोटर में बाह्य केज किसके होते हैं, यानी बाह्य केज की बात कर रहा है। तो बाह्य केज क्या होता है हमारे पास, एल्यूमिनियम और ब्रास के बने होते हैं। यानी क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस का मान कम ज़्यादा होता है और रिलेक्टेंस का मान हाई होता है। तो यहाँ क्या होगा कि रेजिस्टेंस का मान तो क्या है यहाँ पर ज़्यादा और रिलेक्टेंस का मान कितना है यहाँ पर हाई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप मिलान कर सकते हो, यानी कि हाई और लो होना चाहिए। तो क्या देखो फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ तो हाई हाई दे रखा है और यहाँ क्या देगा, दोनों इसमें लो होना चाहिए। यहाँ पर क्या दे रखा है, यानी कि रेजिस्टेंस लो होना चाहिए और इंडक्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मगर क्या होता है अपने पास, यानी कि इंडक्ट यानी कि रेजिस्टेंस तो हाई होता है और रिलेक्टेंस क्या होता है, लो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यानी एक इंडक्शन मोटर निर्धारित गति की सिंक्रोनस स्पीड के 7वें भाग पर चलती है, यानी कि 1/7वें भाग पर चलती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, यानी कि इंडक्शन मोटर होती है। इंडक्शन मोटर यानी कि निर्धारित गति क्या चल रही है, यानी कि जो निर्धारित गति होती है सिंक्रोनस गति, इसकी क्या चल रही है, 1/7वें भाग पर चल रही है। तो भी भाग चलती है, तो ये घटना क्या कहलाती है, तो ये घटना क्या कहलाती है फ्रेंड्स, यानी क्राउलिंग कहलाती है। यानी कि जब शून्य गति पर चलना, तो शून्य गति पर चल रही हो, यानी कि रोटर व स्टेटर का लोग होना, वो क्या कहलाता है, यानी कि रोटर स्टेटर का लोग होना तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, यानी कि कोगिंग कहलाता है। यानी कि रोटर शून्य स्थिति में चल रहा है और रोटर व स्टेटर का लोग होना वो क्या कहलाता है, अपना कोगिंग कहलाता है। अगर हम बात यानी कोगिंग की बात करें, यानी क्राउलिंग की बात करें, तो इसमें क्या होता है, यानी कि स्टेटर का उसके सिंक्रोनस गति का 7वें हिस्से तक ही घट जाता है। यानी क्या होता है, जो सिंक्रोनस स्पीड होती है उसका क्या हो जाता है, उसका 1/7वां भाग हो जाता है। तो यानी कि 7वां भाग यानी कि विषम हार्मोन के कारण ये खत्म नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारे पास हार्मोन नंबर 3 तो ये तो खत्म हो जाता है, हार्मोन नंबर 9 ये भी खत्म हो जाता है। यानी कि विषम हार्मोन होने के कारण ये खत्म नहीं होता। और स्टेटर के घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र में प्रॉपर रूप साइनसोइडल नहीं देता, यानी कि जो साइनसोइडल होती है ना साइन वेव, वो प्रॉपर रूप से नहीं देता। इसी कारण ये रोटर रेंगने का यानी कि रेंगने लग जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि क्या हो जाता है, रोटर रेंगने लग जाता है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी क्राउलिंग होगा, ठीक है। यानी कि रोटर निर्धारित गति यानी सिंक्रोनस गति का यानी कि 1/7वां भाग होना वो किस में होता है, क्राउलिंग में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यानी कि अपने पास क्या हो जाएगी, इंडक्शन मोटर शून्य भार पर पूर्ण भार पर लगभग गति क्या होगी। यानी कि क्या पूछा गया है, इंडक्शन मोटर शून्य भार तथा शून्य भार द्वारा या पूर्ण भार द्वारा की लगभग गति क्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ अपने पास पूछ लिया, बस शून्य भार द्वारा और पूर्ण भार द्वारा के बारे में पूछा गया कि क्या होगा यहाँ पर नो लोड करंट, वो यानी नो लोड करंट की बात करें, यानी पास यानी क्या पूछा गया है कि शून्य भार धारा और पूर्ण भार धारा लगभग क्या होगी। तो यहाँ अपने पास पूछा गया शून्य भार धारा पूर्ण भार धारा। तो अपने पास यानी कि जैसे मैं बात करूँ कि जैसे अपने पास यानी कि 100 एम्पेयर है अपने पास, जिसमें मैं 100 एम्पेयर करंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसी क्या निकालूँ मैं, पूर्ण भार धारा पर क्या होगा। तो पूर्ण भार धारा क्या होगी फ्रेंड्स, यानी क्या होता है इसके 30 से 40% क्या होता है पूर्ण भार धारा होती है। तो क्या जैसे मैं 100 का क्या निकालूँ, 30% निकालूँ, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इससे कि 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास 30 एम्पेयर, 30 से 40% होती है, ठीक है। तो क्या अगर आप इसका 100 का 40% निकालोगे तो कितना आएगा 40 एम्पेयर, ठीक है। तो क्या होता है यानी कि शून्य भार धारा पूर्ण भार धारा की लगभग कितनी होती है 30 से 40% होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। बट यानी अब आएंगे आप नेक्स्ट वीडियो की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। आप उनके पास नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।